नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहलाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी क्या है। ए महासभा, बी न्यायिकता परिषद, सी सुरक्षा परिषद या डी सचिवालय। तो हमारा इसका आंसर जो है सी सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहलाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका पहला ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1949 और डी ऑप्शन है 1950। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है सन 1950 को हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए है 1885 में, ऑप्शन बी है 1889 में, ऑप्शन सी है 1891 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए 1885 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, बीपी सिंह। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका ऑप्शन ए है नेहरू महाल नोविस मॉडल, ऑप्शन बी है हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन सी है गांधी मॉडल, ऑप्शन डी है वारदा मॉडल। तो आपका इसमें जो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा नेहरू महाल नोविस मॉडल। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था, यानी कि आपका ऑप्शन ये है जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन बी है व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन सी है मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन डी है निकिता खुरुश्चेव। तो इसका आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया। आपका ऑप्शन ए है मई 1974 में, आपका ऑप्शन बी है जून 1975 में, आपका ऑप्शन सी है जनवरी 1974 में, आपका ऑप्शन डी है अगस्त 1979 में। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मई 1974 में, जो कि महात्मा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और ये जो है राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है के कामराज, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के कामराज। के कामराज जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और नेहरू जी की मृत्यु जो है 1964 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि शाह आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1979। तो आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी 1977। 1977 में जो है शाह आयोग की स्थापना हुई थी। अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो है आपके कुछ लॉन्ग आंसर्स होंगे और कुछ शॉर्ट आंसर्स होंगे। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है ये है गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर जो है गठबंधन सरकार
एक ऐसी सरकार है जिसमें राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसी व्यवस्था का सामान्य कारण यह है कि चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। यानी कि गठबंधन तब किया जाता है जब कोई भी पार्टी 272 सीट नहीं पाई हो और जो है उसको बहुमत ना मिले। जब तक कि कोई भी पार्टी 272 सीटें नहीं पाएगी, उसको जो है सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सभी सरकारें जो है गठबंधन करके एक गठबंधन सरकार का निर्माण करती हैं और इसी को जो है हम गठबंधन सरकार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर जो है, साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण हैं। इसी तरह विश्व के कुछ क्षेत्र और हिस्से किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका जो है साझी संपदा में अंटार्कटिका को रखा गया है, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं रहता, यानी कि कोई मानव नहीं रहता, और उस पर जो है 4 किलोमीटर मोटी बर्फ जो है जमी हुई है। और हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो है उद्देश्य थे, मैं आपको सिंपल वे में बता दूं। उसका जो पहला जो उद्देश्य था वो था कृषि में आत्मनिर्भर होना और सिंचाई को अच्छे से चारों तरफ व्यवस्था करना। तो इसका जो उत्तर है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जैसे तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, राष्ट्रीय आय और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है आपका 1951 से 1956 तक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुई थी। ढाका जो है वर्तमान के बांग्लादेश की राजधानी है। और हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत में कब और कहाँ पहुँचा? तो साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत के मुंबई में पहुंचा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट नहीं, अगर इसी में जो है अभी और कुछ भी है आपके लिए। तो साइमन कमीशन को जो है भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और ब्रिटिश सरकार को सिफारिशें करने के लिए भेजा गया था। और इसका अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन का गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर बच्चे जो है इसी में कंफ्यूज होते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो कुछ जो है 1927 लगा देते हैं और कुछ बच्चे जो है 1928 लगा देते हैं। तो इसमें आपका जो राइट जो होता है वो 1928 होता है। अगर आपसे पूछे कि जो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो आपको 1928 लगाना है। और अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ये जो है आपको 1927 लगाना है। इसमें में है साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसको साइमन कमीशन नाम दिया गया। इसी में अगला पॉइंट है, इसमें ब्रिटेन के संसद के 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें लेबर नेता क्लेमेंट एटली भी थे। अगला है, साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी इसमें जो ये लेबर शब्द आया था, लेबर यानी कि लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। ये जो है इंग्लैंड की 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है वहाँ पर चुनाव होता है, इसीलिए इसको जो है लेबर नेता क्लीमेंट एटली कहा गया। इसी में अगला है, साइमन कमीशन के भारत आने पर लोगों ने उसका विरोध किया था। हमारा इसमें अगला पॉइंट आता है, साइमन कमीशन के विरोध में मुंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया था। और अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ, मद्रास और पंजाब में भी विरोध का प्रदर्शन हुए थे। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुआ था। तो ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं और अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला है कि भारत में रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो भारत में जो है 565 देसी रियासतें थीं, जिनमें से 3 बड़ी रियासतें थीं, जिसमें हैदराबाद, कश्मीर आते हैं। इसमें इसका उत्तर है कि भारत में 562 देसी रियासतों और 3 बड़ी देसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय सरदार पटेल जी को जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत में रियासतों के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो वो जो है सरदार पटेल जी की थी। अगला है कि किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो है आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, तो आप जो है इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आइए उत्तर देखते हैं। तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बर्लिन की दीवार का पतन था, यानी कि 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। इसके कुछ ही समय बाद आंतरिक जर्मन सीमा का पतन हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनकर तैयार हुई थी और ठीक 28 साल बाद इसे जो है तोड़ दिया गया था। ये दीवार जो है 150 किलोमीटर लंबी थी, जो कि एक काफ़ी दूरी होती है। अब इसी में कुछ पॉइंट्स हैं कि शीत युद्ध के बारे में कुछ और जानकारियाँ। तो शीत युद्ध को अंग्रेजी में कोल्ड वॉर कहा जाता है और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस 2 महाशक्तियाँ थीं। दोनों महाशक्तियों के बीच खुला युद्ध नहीं हुआ, यानी कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें जो है बिना हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की बुराई करके जो युद्ध किया जाता है, उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें जो है सैनिक बल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट है, दोनों देशों ने अपने अपने गुट बना लिए थे, यानी कि जो सोवियत संघ रूस था उसका जो है साम्यवाद गुट था और यूएसए था उसका जो है पूंजीवादी गुट था। अगला है, पूरी दुनिया 2 खेमों में बट गई थी, यानी कि 2 खेमों का मतलब ये जो है एक तरफ साम्यवादी देश थे, एक तरफ जो है पूंजीवादी देश थे। अब इसे में हमारा अगला प्रश्न आता है कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि सार्क की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। एसोसिएशन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में स्थापित किया गया। इसमें हमारा अगला प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद करना है। तो आइए उत्तर देखते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब है कि दुनिया के लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं का आपस में ज़्यादा जुड़ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए विचार, ज्ञान, सूचना, माल और सेवाएं दुनिया भर में फैलती हैं। वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और हिंदी में इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार से आ सकता है कि आप भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, या ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, या वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो इन तीनों में से ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में किसी भी तरह से आ सकता है। तो वैश्वीकरण का अगर मैं आपको सिंपल वे में मतलब समझाऊं तो एक सभी दुनिया के सभी देश जो है आपस में मिलकर कार्य करते हैं और इसी को जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इसके कुछ नोट्स हैं। तो वैश्वीकरण के कुछ प्रमुख पहलू हैं, यानी कि नोट्स। तो वैश्वीकरण एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कानूनी घटना है। तो ये जो है वैश्वीकरण क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कानूनी घटना है। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है कि वैश्वीकरण के जरिए दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है और वैश्वीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणालियों का विकास भी होता है। वैश्वीकरण के जरिए लोगों और देशों की परस्पर संबद्धता और
अन्योन्याश्रयता बढ़ती है। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है कि वैश्वीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और हमारा अगला पॉइंट आता है कि वैश्वीकरण के जरिए संचार और परिवहन प्रौद्योगिकियां का प्रसार भी होता है। तो इसके जो है वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक परिणाम, यानी कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आती है, परिवार, विवाह और अन्य आर्थिक संस्थानों में नवाचार की स्वीकृति बढ़ती है। तो ये प्रश्न जो है आपका 8 नंबर का हो गया है। अगर आप इसको इस तरह से लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न आता है कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए। तो आइए मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है यानी कि आघात या चोट पहुंचाकर उपचार करना। तो आइए उत्तर देखते हैं कि शॉक थेरेपी का तात्पर्य है आघात या चोट पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवादी देशों की ओर के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया गया, जिसमें राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाया गया। पंजीकरण पद्धति से कृषि और मुक्त व्यापार को पूरी तरह से अपनाया गया था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था पर धीरे धीरे किया जाना चाहिए था। एकदम से ही सभी प्रकार के बदलावों को लोगों पर लाद कर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। और इसी में हमारा आता है कि शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए, यानी कि ये जो है इसी का पॉइंट है। ये जो है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। तो ये है, अब सभी देशों को पूंजीवाद को अपनाना था, निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था, राज्यों की संपदा का निजीकरण होने लगा था, खेतों का तरीका बदल रहा था, व्यापार से ही विकास हो रहा था, ऐसा माना जा रहा था। मुक्त व्यापार को अपनाया गया, पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया गया, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, रूस का ढांचा चरमरा गया, जनता बर्बाद होने लगी, 90% उद्योगों को औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया। रूस की मुद्रा में भारी गिरावट आई, महंगाई बढ़ गई, लोगों की जमा पूंजी जाती रही, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो हम इसी में आता है शॉक थेरेपी के परिणाम। तो इसमें जो है आपके कई पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है कि वर्गीय या आर्थिक भिन्नता। तो इसमें जो है सोवियत संघ में अमीरी और गरीबी की उपस्थिति आ गई, लोगों को अपने उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सामाजिक सुरक्षा का विखंडन, यानी कि राज्य संपदा के निजीकरण पश्चात महंगाई का बढ़ना और गरीबों की दयनीय दशा हो गई और लोग बुरी तरह से तबाह हो गए। हमारे इसमें अगला पॉइंट आता है कि आर्थिक संकट में है सोवियत संघ का राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से कमजोर हो गया, जिसे अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। 90% उद्योगों को निजी हाथों अथवा कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मुद्रास्फीति का मैं आपको बता दूं, यानी कि पैसों में कमी, यानी कि मुद्रा में गिरावट, यानी कि रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है संघर्ष और तनाव। सोवियत संघ के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले और कजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बंट गया। तो हमारा इसमें अगला प्रश्न आता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो ये भी जो है आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो हमारा उत्तर है एक दलीय
व्यवस्था का अत्याचार, यानी कि ये जो है आपका एक पॉइंट है, एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। यानी कि सोवियत संघ में लगभग 70 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का। और कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि इसमें के जो नेता थे उनको जो है विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसका यह नेता गलत फायदा उठा रहे थे, यानी कि उनका जो है गलत उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था और यह बाजार को खोलना भी नहीं चाहते थे एवं नागरिक इन नेताओं से नाराज हो रहे थे। तो हमारा इसमें अगला पॉइंट आता है कि नागरिकों का असंतुष्ट होना। ये जो है इसमें संतुष्ट हो गया है, आपको इसका करना है कि असंतुष्ट होना। तो इसमें जो है सोवियत संघ में नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार नेताओं को मिले हुए थे। नागरिकों को अब अभिव्यक्ति की आलोचना करने का अधिकार नहीं था, यानी कि नेताओं को यानी कि जो आम जनता थी वो जो है नेताओं का विरोध नहीं कर सकते थे। और इसमें जो है मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा सकते थे। अगला पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियाँ, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा नीतियाँ तो लागू कर दी गई थी, परंतु उनकी सुधार की गति बहुत धीमी थी। इसलिए वहाँ के नागरिक गुस्सा हो गए। मिखाइल गोर्बाचेव ने एक दलीय व्यवस्था को ख़त्म करना चाहा, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिखाइल गोर्बाचेव की इस नीति का विरोध किया, क्योंकि इससे उनके सभी अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। इसमें जो है सोवियत संघ के पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वह उनका ज़्यादातर प्रयोग हथियार बनाने में कर रहे थे, जिसके कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं की विशेषता में कमी आ गई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था गतिरोध अर्थात अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। अगला है पॉइंट इसी में सोवियत संघ का हथियारों के प्रति मोह, यानी कि सोवियत संघ ने अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हथियारों को बनाने में एवं उनके संचय में किया, जिस कारण सोवियत संघ के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई एवं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम का क्या तात्पर्य है या दल बदल क्या है। तो मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, आयाराम गयाराम या दल बदल जो है उसको कहते हैं, यानी कि जब कोई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए उसी को जो है दल बदल व्यवस्था या आयाराम गयाराम कहा जाता है। ये तो हो गई आपकी सिंपल वे में। तो आइए इसको जो है हम किताब की भाषा से भी समझते हैं। तो इसमें है आयाराम गयाराम का शाब्दिक अर्थ राम आया है राम गया है, यानी कि एक हिंदी अभिव्यक्ति है जो कि विधायी निकाय के संदर्भ में दल बदल या पार्टियों को बदलने की प्रथा को संदर्भित करती है। यह शब्द 1967 में हरियाणा में उत्पन्न हुआ था, जब विधानसभा के सदस्य गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी की निष्ठा बदली थी। यानी कि आयाराम गयाराम शब्द जो है 1967 में कहाँ पर उत्पन्न हुआ? हरियाणा में। किसकी वजह से हुआ? एक विधानसभा के सदस्य थे, उनका नाम था गयालाल, जो कि एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी की निष्ठा को बदला। इसी में आपका अगला प्रश्न आता है अब क्षेत्रवाद क्या है। तो ये भी जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यानी कि यह राष्ट्रवाद को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप टिक कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। जब लोग अपने देश की तुलना में अपने क्षेत्र के साथ अधिक मजबूती से पहचान करने लगते हैं, तो यह आरोप लगाया जाता है कि क्षेत्रवाद की भावना से राष्ट्रवाद कमजोर हो जाता है। या क्षेत्रवाद केवल एक विशेष क्षेत्र और एक संस्कृति की विरासत का महिमा मंडन करता है। इससे एक राष्ट्र के भीतर कई समुदायों का
गठन हो सकता है, उसी को जो है क्षेत्रवाद कहते हैं। अगला इसमें आपका जो प्रश्न आता है वो है योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की जो स्थापना जो है हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है 1 जनवरी 2015 को की थी और योजना आयोग को जो है 30 दिसंबर 2014 को ख़त्म कर दिया गया था। 31 दिसंबर 2014 को ख़त्म कर दिया गया था। तो इसमें हमारा उत्तर आता है योजना आयोग के पास राज्य सरकारों और विभिन्न केंद्रीय सरकारों सरकारी विभागों को अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराने की क्षमता थी। नीति आयोग में राज्य सरकारों की भागीदारी अधिक थी। राज्य सरकारों को बैठक में भाग लेने के अलावा इस प्रक्रिया में कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो है हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही अगर अपने एग्ज़ाम में जो है यानी कि आपका रिजल्ट जो है बेहतर बनाना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी यानी कि सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री और अर्थशास्त्र की जो है सभी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे और जैसे जैसे आपके पेपर नज़दीक आते जाएंगे हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। चलते हैं, धन्यवाद।